अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। में हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। वालेकुम। सेठ साहब, अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात कुछ अरसे से कशीदगी का शिकार थे, तो आपसे हम इस बारे में एनालिसिस जानते रहते थे कि एससीओ में जाने से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, उस पर आपने तबसरा किया। आपकी प्रेडिक्शंस कुछ 6 माह में, कुछ 3 माह में, कुछ 1 साल में पूरी होती हैं, लेकिन ये तो 24 घंटे से पहले ही पूरी हो गई, जो आपने बताया कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि हमने फ़ौरन देखा बदलाव रवैये में। आपने कल क्या कहा था प्रेडिक्शन में, पहले वो याद दहानी करवाते हैं। मेरा अपना तज्जिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। इंडिया अपने रशिया के साथ तल्लुकात रखेगा, मगर इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े गहरे हैं और सबसे बड़ा उसके अंदर इश्यू पाकिस्तान है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये डोनाल्ड ट्रंप के वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा कि ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा और अपने जो मसाइल हैं अमेरिका के साथ उनको हल करेगा। स्पेशली ये जो टैरिफ्स वाली बात है, ये छोटा सा एक हिकअप हुआ है। हिकअप मतलब है कि क्या कहते हैं, हिचकी आई है, तात्तुल आया है। हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस कैंप के अंदर जा रहा है। एक एक बात काबिल गौर है आपके सारे एनालिसिस में, और हर जुमला वजन रखता है। जैसे आपने कहा सूनर और लेटर, चले ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज जिन ख्यालात का इजहार किया, एएनआई की खबर को रीट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी उसका जवाब दे दिया। ऐसे जैसे तुरंत वो तैयार बैठे थे लपके फौरन जवाब देने के लिए कि आईजे हम तो आपको मिस कर रहे थे, ये ब्रेकअप तो है नहीं और ना ही हमने मूव ऑन किया, हम आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। आपने फिर कहा एक पाँव रखेगा वो दोबारा अमरीकी कैंप में। अब इसके बाद फर्दर आपसे जानना है कि ये हिचकी तात्तुल के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पछतावा हो रहा है या वो दाना डाल रहे हैं कि इंडिया का रिस्पांस चेक करे। व्हाट्स नेक्स्ट? आप सही कह रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये फजूल सा बयान दिया था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी, ना कोई वजन था, और नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर पड़ गया बिकॉज इंडियन मीडिया पड़ गया उसको कि डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसी बातें कर रहा है। उसके बाद आपने देखा कि उनके कॉमर्स के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बड़ी सख्त बातें की और इल्जाम लगा दिया है हिंदुस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर, कि आपकी वजह से ये यूक्रेन का वॉर नहीं खत्म हो रहा और आप इसको हेल्प कर रहे हैं रशिया को। तो मेरा ख्याल है कि इट्स दे बोथ वेंट ओवरबोर्ड, जिसे कहते हैं ना कि बहुत बढ़ गए थे। अच्छा, उससे फिर जाहिर है नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, उठ के वो चले गए। एससीओ तो जाना ही था उन्होंने, ऐसी बात नहीं थी कि वो ना जाते, हमेशा जाते रहे। ब्रिक्स का भी हिस्सा है वो, मगर इस दफा उन्होंने जो इस दफा कोशिश की, वो नजर आ रहा था कि नरेंद्र मोदी लपक के कभी प्यूटन के पास पहुंच जाते थे, लपक के कभी शी जिनपिंग के पास पहुंच जाते थे और तस्वीरें दिलवाई जा रही थी, कैमरे साथ थे और वो बिल्कुल ऐसे था कि ही इज एक्टिंग ऑन स्टेज। और बाय द वे वो हमारे शहबाज साहब भी यही कर रहे थे कि पॉल्स जपियां शपियां, ये सिर्फ आपकी ऑडियंस के लिए है, इसकी कोई अहमियत नहीं थी ओवर देयर। और बड़े सख्त हार्डन लीडर्स हैं, वो जपी शपी डालने से, हा करने से, हाथ पकड़ने से उन पर कोई असर नहीं होता। ये सिर्फ सारी शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे थे वो आपके लिए था, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए था कि देखो जी मैं कितने पहुंचे यहाँ तक, कितने बड़े लीडर जड़े, वो तो मेरे यार ने। उधर नरेंद्र मोदी भी यही कर रहा था, हाथ पकड़ के इधर जा रहा था, हाथ पकड़ के इधर आ रहा था और फॉल्स लाफ्टर, हा जैसे कि वो सिर्फ आपके लिए कर रहे थे। कोई उनको उसमें मिला शिला कुछ नहीं, किसी किस्म का, ना ही वो इतने मंजे हुए लीडर्स के साथ ये हा हू के साथ कुछ बात बनती है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट होते हैं, दोस्तियां नहीं होती। तो अब बात यह है कि मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख के बड़ा परेशान हुआ और वो किया भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए जा रहा था। चाइनीज भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कर रहे थे वो परेड शरेड ये भी दोनों जॉनीज ऊपर नीचे हिल रहे थे पाकिस्तानी और इंडियन ऑडियंस को दिखाने के लिए, और उधर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख रहा था और अमेरिकन मीडिया उससे पूछ रहा था कि हम दसो एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है। हाँ। तो और सारे कमेंटेटर्स डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो ये मुझे नजर आ रहा था कि इतने इंटरेस्ट हैं दोनों के, ये छोटी छोटी बातों के ऊपर ये जज्बाती किस्म के हो रहे हैं या अपनी ऑडियंस की तरफ देख रहे हैं और कुछ भी नहीं, और ये सीधे हो जाएंगे।
और वो हो गए। अब मैंने जब ये कहा ना कि एक कदम उनकी किश्ती में, वही बात हुई। अब ये देखे ना, वो यूएन नहीं जा रहा, ट्वीट कर दी, सलाम दुआ ले ली, मगर यूएन नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं जा रहा? हमेशा जाते हैं। हाँ जी। नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो मोदी फिर क्या करेगा? जफ्फी डालेगा डोनाल्ड ट्रंप को। यहाँ घर आएगा तो गालियां पड़ेंगी कि आपने फिर जफ्फियां डालनी शुरू कर दी हैं, फिर उसके हाथ पकड़ने शुरू कर दिए। उसने तो अभी आपको कोई टैरिफ्स के ऊपर रिलीफ नहीं दी। उसका तो मौकफ वही है पुराने वाला कि आप मेहरबानी करके और इतना तेल ना खरीदें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मौकफ फौरी तौर पर चेंज नहीं करना, आगे जाके चेंज करेगा। जैसे ही वो यूक्रेन के ऊपर रूस के साथ कोई मुकमुका होता है, जिसके साथ मेरा जो तजिया है वो 3-4 महीने लग सकते हैं, 2-3 महीने लग सकते हैं, उस वक्त तक ये रखेगा ये तलवार। तो इवेंचुअली वो भी सेटल होगी और ये भी सेटल होगा और ये वापस चले जाएंगे और एक दूसरे के ये जो 25% ये किया है इसके ऊपर भी एग्रीमेंट हो जाएगी। अभी आपने देखा इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि हमारी तो नेगोशिएशंस टैरिफ के ऊपर अभी तक जारी है, हमने तो कोई पुल बैक नहीं किया। तो मैं यही समझता हूँ कि इसलिए इस वक्त नरेंद्र मोदी का वहां जाना उसके लिए प्रॉब्लम बन सकता था मीडिया में, क्योंकि उसका मीडिया देखे ना, इंडियन मीडिया अगर आप देखें, वो तो गालियां दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। वो तो अगर उनके पास हिम्मत होती तो वो जंग छेड़ देते इंडिया और अमेरिका की। इतनी गाली पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप को। और इसलिए मोदी इस माहौल में वहां जाएगा तो क्या करेगा जाके? वहां डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा और आके हाथ, फिर उससे बातचीत करनी पड़ेगी। फिर दूर रहेगा तो लोग कहेंगे जी ठंड पै गई, नेड़े आएगा कहेंगे लो जी हुण मिलिया की तुहानू, तुसी फिर नेड़े हो गए हो। तो आई थिंक दिस इज वेरी सोच के समझ के ये फैसला किया कि अभी मैं चीन से आया हूँ जफ्फियां पा के हाथ फाड़ के, हूँ मैं अमरीका चला जाऊँ, थोड़ा देर पीछे हट के रहिए, ठीक है, इसको जरा बात को आगे बढ़ने दें। डोनाल्ड ट्रंप भी एक कदम पीछे हटे और मैं फौरन आगे आ गया हूँ, मगर मैं एकदम नहीं आना चाहिए, नहीं तो यहाँ घर वाले जो है वो पीछे पड़ जाएंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये एक कदम जो है अब अमेरिकन बोर्ड के अंदर भी रखेंगे, इवेंचुअली जाके ये इनके मसले हल हो जाएंगे। वो इंडिया के लिए ऐसे है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आपने कहा वो जनरल असेंबली में नहीं जा रहे, इससे पहले उनका इरादा था कि खिताब करेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन जो अब रिवाइज लिस्ट आई है कल, उसमें नरेंद्र मोदी नहीं है बल्कि जयशंकर जा रहे हैं। सिट साहब, इससे पहले क्वाड का इरादा भी कैंसिल किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि वो क्वाड के लिए इंडिया नहीं जाएंगे, सोर्सेज ने ये बताया, कोट किया। अब ब्रिक्स में इंडिया का ना जाना, ये खबर भी सामने आ रही है कि 8 सितंबर को नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे उसमें। तो ये क्या स्ट्रेटजी हुई? यहां भी नहीं वहां भी नहीं। अभी देखे ना, वहां जो बात की जा रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं ना कि बेसिक मसला एससीओ नहीं है, बेसिक मसला ब्रिक्स है। ब्रिक्स एक इकोनॉमिक ब्लॉक बन रहा है जो कि डॉलर को गिराना चाहता है और नई करेंसी करना चाहता है, और ब्रिक्स इज द इकोनॉमिक ब्लॉक, नॉट एससीओ। के अंदर इज नॉट इम्पोर्टेंट, सिक्योरिटी वाली बात है एससीओ की। ब्रिक्स इज द इकोनॉमिक चैलेंज टू अमेरिका। अब ब्रिक्स के अंदर ब्राजील के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अमेरिका के सख्त लड़ाई झगड़े, पूरी यहां तक कि वो तो ब्राजील के प्रेसिडेंट को निकालना चाहते हैं, रजीम चेंज करना चाहता है ये साहब डोनाल्ड ट्रंप। और बाकी आ गया ब्रिक्स का बी ब्राजील और रशिया के साथ चल रहा मसला, आई इंडिया, सी चाइना। तो रशिया और चाइना के दरमियान आई है। अब उसके ऊपर वो कह रहे हैं, उसका सेक्रेटरी कह रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप का, कि ये जो आई बीच में आया हुआ है ना ब्रिक्स का, ये अगर निकल जाता है तो फिर ब्रिक्स नहीं चलता। तो या आप फैसला करें आपने ब्रिक्स में रहना है, तो फिर हम तो ब्रिक्स को नहीं छोड़ेंगे, तो या आप निकले ब्रिक्स से बाहर, क्योंकि ब्रिक्स BRIC ब्रिक लफ्ज ही बनता है इंडिया के साथ, वावल है ना अंग्रेजी का वावल। तो ये वो हाँ, तो ये बातें हो रही है। तो अब प्रेशर तो है, और तो आई थिंक नरेंद्र मोदी बड़े ख्याल से हर बात करेगा। एक तरफ वो उधर गया है, इधर सलाम दुआ ले ली है। अब वो अगर ब्रिक्स चला जाता है तो अमेरिका को फिर डोनाल्ड ट्रंप ने गरजना था, इसलिए कोई पॉइंट नहीं है इस वक्त गरजने का और लड़ाई झगड़े लेने का। थोड़ा पीछे हट के बैठे, डोनाल्ड ट्रंप को भी सांस लेने दें। तो आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। अच्छा, ये डिप्लोमेटिक कंफ्यूजन इस वक्त भारत पे हावी दिखाई देती है कि जयशंकर एससीओ नहीं गए, घर बिठाया उनको, मगर वो अब ब्रिक्स में जाएंगे। तो ब्रिक्स में जयशंकर के जाने को और मोदी जी के अवॉइड करने को चाइना और रशिया कैसे देखेंगे? देखिए, चाइना और रशिया जो चाहते थे उन्होंने कर लिया है,
वो चाहते थे कि थोड़ी दरार पड़ जाए बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज उनको भी एक बात का पता है, दो बातें। एक बात का रशिया को इस बात का पता है कि इंडिया रशिया से तेल लेना खत्म नहीं करेगा। रशिया और इंडिया की जो तल्लकात हैं, दे आर 70 years old पहले दिन से, और वो तल्लकात जो हैं दे आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट। बहुत सी इंडस्ट्री और बहुत सी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हुए हैं पहले बीइंग फ्रॉम रशिया, तो रशिया को तो कोई खतरा नहीं है कि इंडिया अमेरिकन कैंप में चला जाएगा, और जाएगा मगर रशिया के साथ उसका तल्लकात खराब नहीं होंगे, वो जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। रशिया को कोई फिक्र नहीं है इस बात का। जहां तक चाइना है, चाइना को भी इस बात का पता है कि कभी भी इंडिया चाइना के रिलेशंस ठीक नहीं होंगे एज लॉन्ग एज पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस ठीक नहीं होते, और एज लॉन्ग एज इंडिया चाइना की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करता। ये दो चीजें, और जो इंडिया नहीं करने के लिए तैयार, इसलिए उन्होंने तो जिन्हें कहते हैं ना थोड़े से मजे लिए नरेंद्र मोदी को होस्ट करके, थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर पड़ा और डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के दरमियान कोई थोड़ी बहुत लेन देन हो गई है। बट एवरीबडी इज वेरी रियलिस्टिक, उन्हें पता है इस बात का कि ये मसला है और ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अब आपने कहा कि 1 या 2 माह तक चीजें सेटल होती दिखाई देंगी। उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। क्या इंडिया इस हद तक जा सकता है कि वो माजरत खा? सॉरी नहीं, इंडिया आएगा, टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा। किस चीज का सॉरी करेगा? कि वो ब्रिक्स में रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। सॉरी ना, वो रशियन ऑयल खरीदेगा, डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को मानेगा, और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगे ये भी खत्म होंगे। मगर उससे पहले अमेरिका, रशिया, यूक्रेन के ऊपर कोई ना कोई सेटलमेंट होनी पड़ेगी। उस वक्त तक थोड़ा सा मसले रहेंगे इंडिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हट सकता, वो उस वक्त पीछे हटेगा जब उसे स्पेस मिलेगी रशिया, यूरोप और यूक्रेन के अंदर। फिर वो कह सकता है कि मैंने कर लिया, मैंने जंग खत्म करा दी, मेरे प्रेशर टैक्टिक्स कामयाब हो गए, मैंने कामयाब हो गया हूँ, वाह 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 वाह, अब इंडिया यार तू भी मुझे नॉमिनेट कर दे फॉर नोबेल प्राइज और वापस तुम्हारे टैरिफ्स। दैट इज द गेम। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त पीछे हटना इतना आसान नहीं है, मगर वो भी हटेगा। तो आज उन्होंने ये इशारा दे दिया इस तरह की गुफ्तगू करके कि दरवाजे खुले हैं, बंद नहीं हुए, डैमेज कंट्रोल शुरू हो चुका है। करेक्ट। तो इसका मतलब है कि जो सेक्रेटरीज हैं अब उनके ऐसे बयानात भी इंडिया के हवाले से सख्त सामने नहीं आएंगे, जैसे पीटर नवारो का बयान सामने आया और जैसे आज हॉवर्ड लोटनिक उनका बयान सामने आया। मेरा ख्याल है नहीं आएंगे और रोक दिया जाएगा सिलसिला। जैसे पाकिस्तान के हवाले से एक वक्त में बयानबाजी शुरू हुई थी, उसके बाद वो कंट्रोल हुई, और ऐसे में जब इंडिया के साथ अमेरिका के ऐसे मामलात हैं तो पाकिस्तानी भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि किसी भी वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के हवाले से भी पैंतरा ना बदल लें। ये खदशा किस हद तक रियलिस्टिक है? ये बिल्कुल रियलिस्टिक है। डोनाल्ड ट्रंप का कुछ नहीं कहा जा सकता। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जब ये नया प्रेसिडेंट बना था पहली दफा, तो इसने तो पाकिस्तान के बारे में जो बातें की थी वो तो आप रिपीट भी नहीं कर सकते। हमारे साथ ज्यादती की है, और ये देखें कहते हैं कि अफगानिस्तान को हमने इंस्लेव किया हुआ था, बहुत बातें की थी उसने। तो और ऐसे ही ख्यालात का इजहार वो भारत के हवाले से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत टैरिफ किंग है और भारत ने हमेशा फ़ायदा उठाया है अमेरिकी मंडियों का। सिचुएशन बड़ी ड्रामेटिकली चेंज हुई कि रिपोर्ट किया एक अखबार ने 4 बार नरेंद्र मोदी ने फ़ोन नहीं उठाया प्रेसिडेंट ट्रंप का, लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक हल्का सा इशारा दिया, हल्का सा नरम गोशा दिखाया और उस पर ANI की खबर को रीट्वीट करते हुए वेलकम किया, स्वागत किया नरेंद्र मोदी ने। बात अब आगे कैसे बढ़ती है, बर्फ़ कैसे पिघलती है और आलमी तनाज़ात एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, हम देख रहे हैं कि भारत की खारिजा पॉलिसी के भारत के सितारे गर्दिश में है। इसी तरह आलमी सतह पर जो इंडियन डायस्पोरा है उसके लिए भी बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। इसकी जो एक ताज़ा लहर है वो ऑस्ट्रेलिया में देखने में आई, जहां एंटी इमिग्रेंट्स मुजाहरे हो रहे हैं इमिग्रेशन के खिलाफ। वैसे तो यूके में भी होते रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस लहर का आना, सिट साहब इसके मुहर्रिकात आपके ख्याल में क्या हो सकते हैं? देखिए, आपने कहा कि एंटी इमिग्रेशन मुजाहरे हो रहे हैं। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के अंदर बात आपने बिल्कुल सही की, मगर जो फोकस है वहाँ वो इंडिया के ऊपर है, इंडियन इमिग्रेंट्स के ऊपर है। उसकी वजह यह है कि सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप
इमिग्रेशन का जो पिछले 4-5 साल में वो इंडियंस 2-3 लाख इंडियंस वहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। अब मगर ये बात आप वाली है, ये एंटी इंडिया नहीं है दिस ग्लोबल मूवमेंट। दिस ग्लोबल मूवमेंट इज एंटी इमिग्रेंट। अभी जर्मनी के अंदर बड़ी तनकीद हो रही है, चांसलर जो पुरानी चांसलर थी मर्कल, जिसने ये ओवर 1 मिलियन रेफ्यूजीज को जर्मनी में आने दिया और यूरोप के अंदर बड़ी उसकी क्रिटिसिज्म हो रही है। फ्रांस के अंदर भी, ये सारे मुल्कों के अंदर, अब यूके के अंदर भी शुरू हो गया। ये सारे मुल्कों के अंदर एक वाइट सुप्रेमेसिस्ट राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग आइडियोलॉजीज जो है वो उभर रही हैं, और वो बेसिकली जो एजेंडा लेके चल रही हैं वो ये इमिग्रेशन का एजेंडा लेके चल रही है, मगर है वो रेसिस्ट। अच्छा, इनके लिए प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये एंटी इमिग्रेंट मूवमेंट आगे बढ़ता है तो, और गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि इमिग्रेशन बंद की जाए या कम की जाए, तो इन सब मुल्कों के अंदर एक प्रॉब्लम बन जाती है। प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने आने क्यों दिए पहले? क्या इतने इनके बड़े दिल थे कि जी आन दो, जो आना चाहे आ जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। क्या ये ह्यूमन राइट्स रेफ्यूजीज आ रहे थे तो उनको सपोर्ट करना था? ये ना समझिए आपके बहुत ये इन्होंने ह्यूमन राइट्स के बेसिस के ऊपर इमिग्रेशन खोली थी। नो, इनको इमिग्रेंट्स की जरूरत थी। ये सारे मुल्कों के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ 0 हो चुकी है और उनकी पॉपुलेशन जो है वो एज बढ़ती जा रही है। ये लोग अपने प्रोड्यूस नहीं कर रहे नई जनरेशन्स अपने रेस की। इनके जो लोग हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं। अच्छा, जब वो बूढ़े होते जा रहे हैं तो वो काम कम कर रहे हैं और इनको अब क्योंकि एफ्लुएंस इतनी थी इनमें, ये अब काम भी इतना नहीं करना चाहते। और वो जो सारे मीनियल काम्स हैं, जो लो ग्रेड काम्स हैं, वो ये करना नहीं चाहते और इनके पास लेबर फोर्स नहीं है अपनी। तो इसलिए अब किसी ने झाड़ू देना है, किसी ने टॉयलेट साफ करना है, किसी ने घर साफ करना है, सड़कें साफ करनी है, ये काम करने हैं, वो इनके पास अपने लोग ही नहीं है करने के लिए, या वो करना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि यार हम ये नहीं करेंगे, हम बैठ जाएंगे, हमें डोल मिल जाएगा। डोल से मुराद ये कि आज जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए स्टेट जो है, ये वेलफेयर स्टेट्स है, उनको पैसे दे देती है, रोटी पानी दे देती है, घर दे देती है। तो वो कहते हैं हम ये काम नहीं करेंगे। तो ये काम किसी ने तो करने हैं ना। तो इसलिए इमिग्रेंट्स जो आते हैं वो टेक लो वेजेस और वो सारे काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो आई थिंक एक तरफ उनकी इकोनॉमिक नीड थी, ये सारा कुछ। दूसरी तरफ ये था कि जाहिर है जब ये इमिग्रेंट्स आएंगे तो जाहिर है फिर वो रेसिस्ट जो हैं वो तो मौका ढूंढेंगे ना। अब वो रेसिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इमिग्रेंट्स ने हमारे जॉब्स ले लिए, हमारे जॉब्स ले रहे हैं। एक्चुअली ये जॉब्स जो हैं वो ले रहे हैं बिकॉज ये गोरे जो हैं ये अब वो जॉब्स करना नहीं चाहते। ये नहीं कि इन्होंने ले लिए, इनको दिए हैं कि यार आप करो ये काम। बस ड्राइवर आप बनो, टैक्सी ड्राइवर आप बनो, जैनेटर आप बनो, हाउस क्लीनर आप बनो। डॉक्टर्स इनके पास नहीं है, नर्सेज इनके पास नहीं है, तो ये अब घर बैठना चाहते हैं। वो कहते हैं सानू जॉब दो, बस काफी है, इनसे काम कराओ। तो अब बात ये है कि और ये इकोनॉमीज जो है दे बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन इमिग्रेंट्स, और इमिग्रेंट्स इसलिए बिकॉज वो लो वेजेस पे काम करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक, तो आई थिंक इनके लिए ये इसीलिए मेन स्ट्रीम सारी गवर्नमेंट्स जो हैं इस वक्त यूरोप के अंदर वो एंटी इमिग्रेंट्स नहीं है, वो सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ है कि कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। ये नहीं कि ज्यादा हो जाए और मसला ना बन जाए। ये नहीं कि वो एंटी इमिग्रेंट्स है, मगर ये जो राइट विंग पार्टीज हैं ये जज्बाती और इमोशनल इश्यूज को क्रिएट कर रहे हैं। ये दिस इज व्हाई अब इंडिया के ये जो ऑस्ट्रेलिया है, बिकॉज वो लार्जेस्ट कम्युनिटी जो है वो इंडियंस है वहां, तो उनको फोकस किया जा रहा है। इसी तरीके के साथ यूके के अंदर पाकिस्तानी के ऊपर आ रहा है, जर्मनी के अंदर टर्क्स के ऊपर आ रहा है, फ्रांस के अंदर अगेन टर्क्स के ऊपर और अरब्स के ऊपर आ रहा है। तो इस किस्म की चीज सिचुएशन है ये, बट दैट इज द रूट कॉज ऑफ दिस। इट इज नॉट एन एंटी इंडिया मूवमेंट। अच्छा सेठ साहब, कुछ हफ्ते पहले ही ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े शहरों में, जिनमें सिडनी भी है, मेलबर्न भी है, पर्थ भी है, ब्रिस्बेन भी है, यहाँ प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट देखा गया। लाखों की तादाद में लोग उसमें शरीक हुए और वो दुनिया में हेडलाइंस इसलिए बनी कि ऑस्ट्रेलिया जैसी सोसाइटी में, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में फ़लस्तीन के हक में इतने बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं। जिसके बाद जो एनालिस्ट है वो ये भी समझते हैं कि वहाँ जो फार राइट है वहाँ का, वो मुस्तरब हो गया कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। जिसके बाद ये जो प्रोटेस्ट हैं या वहाँ पर जो एंटी इमिग्रेंट कैंपेन है वो शुरू हो गई।
ये फैक्टर आप कितना असरअंदाज या असरपजीर समझते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब देखिए ना, जो ये जो पैलेस्टीन के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रही हैं, आप सोचिए कि हर इमिग्रेंट जो है वो सारे इनको सपोर्ट करेंगे, दे विल गो इनटू दोस प्रोटेस्ट। तो ये तो बहुत पॉइंट बन गया ना कि अगर 1 लाख की प्रोटेस्ट है तो उसके अंदर 30-40 हजार तो 20-30 हजार तो इमिग्रेंट्स होंगे। तो दैट पॉइंट इज वैलिड। मगर दूसरा पॉइंट भी वैलिड है। ये जो रेसिस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये 5,000, 6,000, 10,000, इससे ज्यादा नहीं है इनकी कंस्टिट्यूएंसी, मगर शोर ज्यादा है, झंडे लेके फिर रहे हैं, तोड़-फोड़ करते हैं, मीडिया को फोकस करना पड़ता है, बट इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन यूके में सूरत हाल परेशान कुन हो गई थी जब इस नौइयत के मुजाहरों के बाद तशद्दुद भी शुरू हुआ था, जिसके बाद लेबर गवर्नमेंट को कुछ ऐसे नहीं पड़े, फौरी अदालतें लगानी पड़ी, जिसके बाद इस नौइयत के पुरतशद्दुद मुजाहरों या सेंटिमेंट का किसी हद तक घेराव या खात्मा मुमकिन हुआ या कंट्रोल करना मुमकिन हुआ। लेकिन चिंगारियाँ ये सोसाइटी में दबी हुई मौजूद ज़रूर हैं, जिसका डिस्प्ले अक्सर और बेशतर हमें दिखाई देता रहता है। प्रोग्राम में वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में खुश आमदेद, और अब मुल्तान से हारिस अजहर का सवाल शामिल करेंगे। सेठी साहब, ज़लज़ला अफ़गानिस्तान में हो, बारिशों और सैलाब का सिलसिला पाकिस्तान में हो, हिमाचल प्रदेश में 1910 के बाद से रिकॉर्ड बारिश और उसका पानी, उसका ज़मीनी राब्ता हिंदुस्तान में मुनक़ता हो, क्या वक्त नहीं आ गया कि अब रीजन के ये लोगों को मिल बैठ के सोचें कि और कितनी नस्लों को हमने इंतहा पसंदी, जज्बाती, हुब्बुल वतनी और हथियारों की ज़्यादा ख़रीदारी पर अपने वसाइल को सर्व करना है, बजाय इसके कि हम ऑन द कंट्रेरी वही नहीं वसाइल को इस मुल्क की तरक्की, इन लोगों और इन नस्लों को बेहतर ज़िंदगी देने पे वो करें। क्योंकि सेठी साहब वो कहते हैं कि मौत तो सब पे आनी है, लेकिन क्या ज़िंदगी भी सब पर आई है? और दूसरी बात ये कि सैलाब के पानी में और इतनी मुसीबतों आफतों में ये एलीट कैप्चर और द क्लैश ऑफ द टाइटन्स है, चाहे वो ख्वाजा साहब हो या हनीफ अब्बासी हो, ये तो इनकी आपस की लड़ाई है ना, इनसे लोगों का कोई फायदा है? जी, आप बात तो सही कह रहे हैं थ्योरेटिकली कि, और चाइना बाय द वे यही बात कह रहा है, ये एससीओ और ये सारी बात जो चाइना का फलसफा है कि इंडिविजिबल सिक्योरिटी और जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर अब काम किया जाए। मैं प्रॉब्लम ये है कि एक वक्त था कि हिंदुस्तान चाहता था कि किसी तरीके के साथ कोई मसला हल हो जाए पाकिस्तान के साथ और लड़ाई झगड़े बंद हो जाए, मगर कश्मीर देने के लिए तैयार नहीं था। हमारी तरफ से वो वक्त हम भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो लड़ाई झगड़े चलते रहे। अब सूरत हाल ये है कि सबको इस बात का एहसास है कि लड़ाई झगड़े बंद होने चाहिए और अमन की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है? मेरा ख्याल है हमारी तरफ से तो अब तैयारी है कि अब हमने करके देख लिया जो कुछ हमने करना था, और अब तो सूरत हाल ये भी है कि शायद कश्मीरी भी जो है वो अपनी आज़ादी की बात जरूर करेंगे, मगर इससे इधर उधर की बात नहीं करेंगे। उधर इंडिया का जो अंदर ना बहुत तब्दीली आ गई। नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो एजेंडा है वो तो है ही एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान। वो पॉपुलैरिटी उनकी उसी के ऊपर बेस्ड है। ये पहली दफा ऐसे हुआ है, पहले कभी ऐसे नहीं था कांग्रेस के जमाने में, और पहली बीजेपी भी जब वाजपेयी साहब थे, वो बीजेपी जो आरएसएस के कंट्रोल में नहीं थी, वो तो फिर भी आपसे बात करने के लिए तैयार थे और मसला हल करने के लिए तैयार थे। और शायद वो अपॉर्चुनिटी मिस होगी। अगर वो अपॉर्चुनिटी ना मिस होती तो आज के हालात बिल्कुल फर्क होते, अच्छे हालात होते, और आप जो बात कर रहे हो सबकी तवज्जो उसी की तरफ होती। मगर हुआ ये कि बीजेपी में तब्दीली आई, आरएसएस का इन्फ्लुएंस आ गया, नरेंद्र मोदी आ गया, और उसने जो हिंदुत्व का जो एजेंडा लेके आया वो बिल्कुल पाकिस्तान को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक छोड़े तस्लीम क्या, वो तो उसको इस्तेमाल करता है वोट लेने के लिए। तो इसलिए अब इसका इम्कान बहुत कम है। अब जितना पाकिस्तान और चाइना और अमेरिका भी कोशिश करें कि किसी तरीके के साथ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अमन हो जाए और कश्मीर का कोई ऐसा हल निकाल लिया जाए जिससे दोनों मुतमईन हो जाए कि चले कुछ ना कुछ तो हुआ, वो अब मुझे नजर नहीं आ रहा। जब तक ये बीजेपी रूल करेगी इंडिया के अंदर, और जब तक नरेंद्र मोदी और उसके एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम लोग आरएसएस के उसको चलाएंगे,
मुझे नजर नहीं आ रहा कि एनी पॉसिबिलिटी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। सो ये मायूसी की बात है। ये पहली दफा ऐसे हुआ, मैं पहले कभी इतना मायूस नहीं था। हमारी तो हमेशा उम्मीद यही थी, और मियां नवाज शरीफ की भी यही उम्मीद थी कि जी किसी तरीके के साथ इसको खत्म किया जाए और तवज्जो दी जाए अपने गरीब आवाम की तरफ। वो भी करें और हम भी करें, ये हथियार और जंगजू रियासतें बंद करें। मगर अब आपने देखा हमारा डिफेंस बजट भी बढ़ रहा है, उनका डिफेंस बजट भी बढ़ रहा है। वो जो फ्रीज करनी थी, जो अमन की बात होनी थी, मुझे नजर नहीं आ रही। इंडिया तो कहते हैं हमने संदूर बंद ही नहीं किया, किसी वक्त हम फिर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और अब आप तो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, तो छोड़ना तो नहीं पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है इट्स बिट लेट फॉर दैट। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। अब मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि इंडिया के अंदर तब्दीली, अच्छी तब्दीली आए, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की फारग हो, और कोई ऐसी पार्टी आए वहां जो कि समझे कि अमन की बात करने का वक्त है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तैयार है अमन के लिए। और इसके लिए इंडिया में तब्दीली ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुत्व नज़र वहाँ जा रही है। अच्छा सिटी साहब, ये अभी की खबर है कि मकबूजा कश्मीर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीरों वाले पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं यौम दिफा पर, और उन पर लिखा हुआ है कि वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा। हाँ, अब देखें ना, इस किस्म की चीज़ जब होती है तो फिर और भी टेंशन क्रिएट हो जाएगी ना। अब ये तो कहेंगे जी पाकिस्तान ने करवाया ये, तो आप समझे कि दिस मैटर इज कंटिन्यूइंग। अब इसके बाद कराची से सिकंदर। कराची का आखिर क्या हाल है? कराची एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, बिजनेस हब है, और ये नहीं मालूम कि इसकी आबादी 1.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, 3.5 करोड़ है। तो जब इतनी बड़ी वेरिएशन है, जब हम इसी को सर्टेन नहीं कर सकते कराची की आबादी कितनी है, तो किस तरह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो सकती है, कराची की डेवलपमेंट हो सकती है? इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अब सूबे भी नहीं बन सकते, जैसा आपने लास्ट प्रोग्राम में अर्ज किया था। बल्दियाती निज़ाम किसी हद तक एक्टिव है, अब तो पीपल्स पार्टी का मेयर भी है। तो आखिर इसका हल क्या है? क्या कराची अगर मफलूज हो जाएगा तो पूरा मुल्क चल पाएगा? इसका जवाब जरा दें कि कराची में क्या सिस्टम होना चाहिए जिससे कराची का मसला हल हो और कराची वालों की जिंदगी जो है वापस सुकून में आ सके। जी देखिए, इसके ऊपर पहले भी बात हुई है। कराची में अवाम जिसको वोट देगी ना, वही कराची का मसला हल कर सकते हैं। अगर अवाम नॉन पीपीपी किसी को तो वोट देती है और असेंबली पीपीपी के हाथ में, वो कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। वही लोग आपके लिए करेंगे जिनको आप वोट देते हैं और जिनके पास पैसे हैं। तो एक सूरत तो ये है कि आप लोग सारे पीपल पार्टी के पीछे लग जाएं और पीपल पार्टी को लंबा ही वोट दें आप, ताकि कराची की सारी सीट्स पीपल पार्टी की हों। फिर वो कहेंगे वाह जी हमें सीटें मिल गई, अब हम कराची के लिए कुछ करते हैं, हम अपना वोट बैंक को बरकरार रखते हैं। अगर आप MQM और इधर उधर वोट देंगे और वो बिखर जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। एक तो ये, क्योंकि जाहिर है आप क्यों करेंगे, आपने वोट अपने दिल के साथ देना है, जिसको आप पार्टी के साथ आपका ताल्लुक है उसको देंगे आप, तो इसलिए ये मसला आपका हल नहीं हो रहा। दूसरा सूरत हाल ये है कि कानून के मुताबिक पक्की लोकल बॉडीज हों और पक्के जेन्युइनली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, और NFC अवार्ड जो है उसके अंदर पक्का कॉन्स्टिट्यूशनली लोकल गवर्नमेंट को पैसे मिले, ताकि आपका मेयर जो है और आपकी लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए कुछ करे। एक तो ये सोल्यूशन है। उसके अंदर जैसे मैंने कहा 3 उसके हिस्से हैं। एक NFC अवार्ड जो है वो प्रोविंस को कहेगा हमने 5, अगर 100 रुपया प्रोविंस को देना है तो उसमें से 40 रुपए आपने या 50 रुपए आपने लोकल गवर्नमेंट को देने। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली हो और फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको कर दे, और फिर लोकल गवर्नमेंट ऐसे कानून हो जो कि मेक श्योर कि वो वहाँ रिगिंग ना हो सके और इलेक्शन कमीशन तकड़ी हो, ताकि आप अपने नुमाइंदे बना सकें, फिर वो आपके लिए काम करेंगे। तो ये फार्मूला बेहतर है कि आपको धक्का दिया जाए कि आप पीपल्स पार्टी के लिए वोट करें। मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी चाहिए इस चीज को करने की। एक और भी सोल्यूशन है, मगर पता नहीं वो सोल्यूशन है कि नहीं, बड़ा मुश्किल है वो। ये कि कराची को भी जैसे इस्लामाबाद फेडरल एरिया है, कराची को भी फेडरल एरिया बना दिया जाए और फेडरल गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले कराची की देखभाल, फिर शायद मसला हल हो सके। मगर कराची इस वक्त सिंध का कैपिटल है, कैसे कराची को फेडरल एरिया बनाया जाएगा? और इतनी रेजिस्टेंस होगी यहाँ, तो पानी के ऊपर इतनी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो कराची को सिंध से निकाल के कहीं और देना, ये तो फिर सिंधी कहेगा ये क्या हुआ, हम तो नहीं मानते। तो आई थिंक इस किस्म के इशू। तो कराची का भी कैपिटल था भी, तब क्या मसाइल हुए कि इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ? तब ये सिंधी नेशनलिज्म नहीं थी ना इतनी। अगर रह जाता तो ठीक था, वो नहीं, वो अयूब खान ने चेंज कर दिया। अब मुश्किल हो गया, अब सिंधी नेशनलिज्म
इट्स अ वेरी पोटेंट फोर्स। सेठ साहब, आबादी के तायुन में क्या मसला है कि टोटल आबादी का ही तायुन अभी तक नहीं हो सका, कितनी है? ये बस वही मसले हैं कि कोई कहता है 20 मिलियन है, कोई कहता है 10 मिलियन है। अब कराची इतना बड़ा शहर हो गया, वो एक शहर तो नहीं रहा। कराची को ब्रेकअप करना इनटू स्मॉलर यूनिट्स वुड हैव बीन अ गुड आइडिया, मगर अगेन इस वक्त स्टेटस को जो भी हाथ लगाएगा ना तो लोग खड़े हो जाते हैं, और वेस्टेड इंटरेस्ट बड़े पावरफुल हैं। इस वक्त पीपल पार्टी पूरी हावी है, सारे पैसे पीपल पार्टी चाहती है उनको मिले, फिर वो जहां मर्जी खर्च करें, वो खर्च करते हैं अपने कंस्टिट्यूएंसीज के ऊपर। अगर कराची के अंदर लोग उनको वोट डालना शुरू कर दे तो वहां भी करना शुरू कर देंगे। वहां के एमपी जाएगा और कहेगा जरदारी साहब को, जी मुझे पैसे दें, मैंने ये ब्रिज बनानी है, मैंने ये गंदगी साफ करनी है, मैंने ये करना है। मगर वो पीपल पार्टी को वोट नहीं मिलता ना कराची में, रिगिंग करनी पड़ती है। तो ये है इस मर्ज़ की तशख़ीस, और इसका इलाज जो है वो मसला है, और उस मसले को हल करने के लिए जो चाहिए वो एक और मसला है। आपने बुनियादी वजूहात जानी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। बहुत से सवाल बहुत इंटरेस्टिंग, उनमें से इंतखाब वाकई एक मुश्किल काम होता है। अमेरिका से डॉक्टर अब्दुल, इनका सवाल शामिल करते हैं। क्या पाकिस्तान ने बड़े लीडर पैदा करना बंद कर दिए हैं, या हमारी किस्मत में नवाज शरीफ, ज़ियाउल हक, जरदारी, मुशर्रफ, इमरान खान, इन्हीं जैसे लोग रह गए हैं? प्रॉब्लम है कि हमने कोई ऐसा लीडर नहीं पैदा किया जो हमारी 20 साल, 30 साल, 50 साल की प्लानिंग करे। एजुकेशन, वाटर रिसोर्सेज कि हमने कैसे चलना है, ये हमारा इस तरह से आगे गोल है। अगर आप देखें तो हमारी लीडरशिप में ख्वाजा आसिफ, फैसल वाउडा, कोई बातें सुन के हंसी आती है। आपकी क्या राय है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम? इन ऑल सीरियसनेस संजीवी की बात यह है कि अवाम लीडर्स पैदा करती है, और वो दूसरा ये है कि पीपल गेट द लीडर्स दे डिजर्व। अगर आप लोग इनको लीडर्स मानते हैं, इनको वोट देते हैं, तो फिर यही लीडर आएंगे ना तो कहीं और से तो नहीं आएंगे ना। तो इसलिए मेरा ख्याल है आप अपनी जिम्मेदारी भी संभालिए। बड़े अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में, टैलेंटेड लोग हैं, दयानतदार लोग हैं, वोट नहीं पड़ता उनका। अच्छा सिर साहब, अगर पाकिस्तान में बुनियादी हुकूमतों का निज़ाम हमेशा से मजबूत होता तो क्या एक जेन्युइन अवामी लीडर वाकई पनप सकता था, या आप समझते कोई ऐसा लीडर गुजरा है जिसने ग्राउंड लेवल से ही अपनी साख बनाई हो, सियासी साख? बन सकती थी, लोग थे, पोटेंशियल जिनमें था, मगर अब उनको बनने नहीं दिया, या अवाम उनको तस्लीम नहीं करती। तो इसमें दो हाथ से ताली बजती है। अब जाके आप देखें कि एक ज़माने में नवाज शरीफ जेन्युइनली पॉपुलर लीडर बन गए थे। आपने देखा इमरान खान जेन्युइनली पॉपुलर लीडर बन गए हैं। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। इसीलिए ये सारी बात होती है ना जी, टेक्नोक्रेट्स। अब टेक्नोक्रेट जो हैं, दे आर ऑल गुड, आमतौर पे दे आर गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तीसरी बात आपने जो कही कि जी कोई आए और 10 साल 20 साल के अंदर ये कर दे, वो कर दे, अब वो जमाने खत्म हो गए हैं 10 साल 20 साल वाले। जैसे कोई अतातुर्क आया और वो डिक्टेटरशिप में होता है, डेमोक्रेसी के अंदर नहीं होता। डिक्टेटरशिप जो है, अयूब खान 10 साल रहा, ज़ियाउल हक 10 साल रहा, मुशर्रफ 10 साल रहा, बात खत्म, और मैं ज्यादा क्या कह सकता हूँ। आपने इशारों में बहुत बड़ी बात समझा दी है। अच्छा है कि आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ आप नहीं गए, लेकिन क्या मामलात होते हैं कि जो कुदरती तौर पर या फितरी तौर पर पेड़ नशोनुमा नहीं पाते, और उसके मुहर्रिकात क्या होते हैं? इसी तरह के और भी सवाल अगर हों आपके जहन में तो नंबर है आपके सामने, इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।